Welcome to the Good Sky Research Foundation's Applied AI and ML course. This is the video number 10 in our 6-month free educational series. My name is Siddharth, and in today's session, we are going to dive into one of the most essential foundations of machine learning, that is linear algebra, focusing spatially on vectors and matrices. Okay. Now, why is this session important? Because every single machine learning algorithm, whether it is a linear regression, neural networks, or even advanced techniques like PC or embeddings, relies heavily on the mathematics of vectors and matrices. Without this foundation, AI remains like a house without a base. So, let's start this session. ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसका रोड मैप देख लेते हैं। जब आप एक लॉन्ग जर्नी पे निकलते हैं तो एक मैप होना ज़रूरी होता है। इसी तरह हमारी इस सेशन की जर्नी के लिए पहले एक फ्लो ऑफ द सेशन ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझेंगे रोल्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा इन मशीन लर्निंग क्यों ज़रूरी है। फिर आएगा वेक्टर्स, उनकी डेफिनेशंस, नोटेशंस, जियोमेट्रिक मीनिंग और उनके ऑपरेशंस जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड नॉर्म्स, नॉर्मलाइजेशन और प्रोजेक्शन। फिर हम मैट्रिसेस शुरू करेंगे, उनकी डेफिनेशन, नोटेशन, जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन के साथ साथ उन पे उनके ऑपरेशंस जैसे ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स, डिटर्मिनेंट और रैंक जैसे ऑपरेशंस भी देखेंगे। फिर थोड़ा एडवांस्ड आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर्स और उनकी एप्लीकेशंस पीसीए के अंदर क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे कैसे डेटा सेट और लीनियर इक्वेशंस को वेक्टर और मैट्रिसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन एंड ऑर्थोगोनैलिटी जैसे फंडामेंटल कंसेप्ट भी सीखेंगे। लास्ट में हम देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन और कुछ प्रैक्टिकल टूल्स। ये पूरा सेशन एक स्टोरी लाइन की तरह स्ट्रक्चर्ड है, बेसिक से स्टार्ट करके एमएल एप्लीकेशन तक। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है, लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग में क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर एक डेटा सेट है जिसमें 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं और एक के 5 फीचर हैं, हाइट, वेट, एज, मार्क्स, अटेंडेंस, तो आपके पास 1000 मल्टीप्लाई 5 का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब डेटा रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स ही तो है। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि लीनियर अलजेब्रा मशीन लर्निंग में क्यों ज़रूरी है। अगर हमें डेटा सेट, अगर हमारे पास डेटा सेट है जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट्स हैं और उनके हमने 5 फीचर्स सेट कराने हैं, तो हमें उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सेट करा सकते हैं। ओके, फीचर्स को ऑफ एक फीचर्स एक सैम्पल वेक्टर बनाते हैं। मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक वेक्टर है। जब हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे स्केलिंग करना, रोटेशन करना, नॉर्मलाइज करना, वो सब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो मैट्रिक्स से होते हैं। ओके, पीसीए जैसे डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक्स भी लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन डीकम्पोजिशन होता है। ऑप्टिमाइजेशन जो हर मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग का कोर है, वो भी मैट्रिक्स, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा पर डिपेंडेंट होता है। ओके, एक और एनालॉजी से समझो तो लीनियर अलजेब्रा इज लाइक ऑक्सीजन फॉर मशीन लर्निंग, विदाउट इट एल्गोरिथम कैन नॉट ब्रीथ। ओके, सो इट इज़ लिविंग बिकॉज ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले हम वेक्टर और मैट्रिसेस को क्लियर डिफाइन करेंगे, नोटेशंस समझेंगे, फिर उनके बेसिक ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज, इन्वर्स सीखेंगे। हम जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन करेंगे ताकि आपको सिर्फ फॉर्मूला ही ना मिले बल्कि एक विजुअल इंट्यूशन भी मिल जाए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मशीन लर्निंग में रोल समझेंगे, जैसे एक न्यूरल नेटवर्क लेयर कैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आइगन डिकम्पोजिशन और पीसीए के फाउंडेशन प्रिपेयर करेंगे। मतलब आप लेक्चर के बाद सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं रखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैसे चल रहे हैं।
यानी कि आफ्टर दिस सेशन आपको केवल फॉर्मूले याद नहीं होंगे बल्कि उन फॉर्मूले के पीछे क्या इंट्यूशन है वो भी समझ आ जाएगा। ओके, सो एआई और मशीन लर्निंग के अंदर मैथमेटिक्स का रोल एकदम सेंट्रल है। जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन और ट्रांसफॉर्मेशंस का बैकबोन है। अगर एक न्यूरल नेटवर्क लेयर को इनपुट्स एक वेक्टर होते हैं, वेट एक मैट्रिक्स होती है और आउटपुट एक नया वेक्टर होता है। ओके, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक ये अनसर्टेनिटी और रेंडमनेस को मॉडल करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पैम फिल्टर में एक ईमेल स्पैम होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलस मॉडल को ट्रेन करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन में चाहिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ग्राफ बेस्ड लर्निंग, कॉम्बिनेट्रिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग सब इस पे डिपेंड करता है। तो एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने के लिए आपको एक मैथमेटिकल टूल किट चाहिए होती है और लीनियर अलजेब्रा उसका सबसे पहला टूल होता है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू। एंड चलिए अब वेक्टर को फॉर्मली समझते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। व्हाट इज़ अ वेक्टर? वेक्टर एक ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर है। ओके, जैसे 2, 5, 7 ऐसे ही कुछ नंबर्स को मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट में लिखूं तो वो हमारे एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी वेक्टर की। अभी हम इसको आगे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए अ वेक्टर इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस। वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हम सब जानते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी इन स्पेस। ओके, चलिए इसको और थोड़ा अच्छे तरह से समझते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कितना बड़ा वेक्टर है, और डायरेक्शन होती है कहाँ पर पॉइंट कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि इसमें मैग्नीट्यूड होता है यानी कि कितना बड़ा वेक्टर है, लेंथ कितनी है वेक्टर की, और डायरेक्शन भी होती है, इट मीन्स कि कहाँ पर पॉइंट कर रहा है वो वेक्टर। ओके, आई होप हमने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से सीख लिया है। लेकिन वेक्टर दो फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। मशीन लर्निंग में यूजुअली कॉलम वेक्टर ही यूज़ होते हैं। मशीन लर्निंग में वेक्टर्स एक डेटा सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक पेशेंट का रिकॉर्ड वेक्टर हो सकता है। ओके, यानी कि पेशेंट की अगर हमें तीन चार अगर हमें किसी भी एक रो में से एक पेशेंट की हाइट का रिकॉर्ड सेव करना है, तो हम उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मान लो पेशेंट 1 की हाइट है 170, पेशेंट 2 की हाइट है 65। सो इस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं एक वेक्टर फॉर्म में। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक ही पेशेंट की हमें तीन तीन चीज़ें सेव करनी हैं, यानी कि उसका वेट, हाइट और लेट से एज, है ना, तो हम उसको भी एक साथ सेव कर सकते हैं। ओके, अगर एक डेटा सेट है जिसमें 10,000 इमेज हैं, तो हर एक इमेज एक वेक्टर बन जाती है ऑफ पिक्सल वैल्यू, है ना। For clear representation we should go to this. जैसे यहाँ पर ये हमने u एक वेक्टर है जिसके अंदर एक और दो वैल्यूज़ हैं, v हमारे पास एक वेक्टर जिससे 3 और 4 वैल्यू हैं। ये इसके ऑपरेशंस हैं जिनको हम आगे अभी सीखेंगे। लेकिन फॉर हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द वेक्टर, सो हमने ये स्लाइड आपको दिखाई है। अगर हम बात करें यस व्हाट इज़ वेक्टर, सो I hope definition of vector, what is a vector, it is clear to you. um, आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर। एक 2D वेक्टर क्या है ना।
हमने पहले समझा कि एक वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और आपके पास डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और वो पॉइंट कहाँ पर कर रहा है, एक जो लेंथ है कितना बड़ा है वो बता रही है उसके मैग्नीट्यूड, लेकिन वो किस डायरेक्शन पर पॉइंट कर रहा है वो होगी उसकी डायरेक्शन। तो 2D वेक्टर में क्या है, एक्स वाई रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन कहाँ पर, एक प्लेन में। ओके। 3D वेक्टर एक्स वाई जी representing spatial coordinates. Okay, I hope it is clear. पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन है लेकिन 2D में भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड 3D में एक स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। अगर हम 3D वेक्टर की बात करें, एक स्पेस में लोकेशन रिप्रेजेंट कराता है ना। फिजिक्स में वेलोसिटी और फोर्स वेक्टर इसी तरह यूज होते हैं। फीचर वेक्टर की बात करें तो हर सैंपल का एक फीचर वेक्टर होता है, जैसे एक स्टूडेंट्स का मार्क्स, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट एक वेक्टर बन जाएगा, उसको हम फीचर वेक्टर बोल देंगे। एनएलपी में वर्ड एम्बेडिंग से वर्ड किंग को एक 300 डायमेंशनल वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। कंप्यूटर विज़न में इमेज पिक्सल्स एक ग्रे स्केल 28x28 इमेज को 784 डायमेंशनल वेक्टर बना देते हैं। आई होप इट इज़ समथिंग एडवांस फैक्ट्स जो हमें अभी आगे जैसे जैसे हम इस अपनी लीनियर अलजेब्रा की बेसिक्स को बना लेंगे, हमें ये बातें समझ में आने लगेंगी। कंक्लूज़न ये है कि जो वेक्टर है वो हर डोमेन में हिडन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट इज़ वेक्टर नोटेशन, जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं कि वेक्टर को नोट कैसे करना है, वेक्टर को दिखाना कैसे है। ओके। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलम वेक्टर, रो वेक्टर। नोटेशन समझना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर पेपर और लाइब्रेरी इसी नोटेशन को यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि बोल्ड लोअर केस लेटर्स, लेट से वी, वेक्टर को डिनोट करते हैं, बोल्ड लोअर केस लेटर। ओके। रॉ वेक्टर हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है, कॉलम वेक्टर वर्टिकली। डायमेंशन का मतलब होता है वेक्टर में कितने कंपोनेंट्स हैं। अगर एक वेक्टर में 100 कंपोनेंट्स हैं तो वो एक 100 डायमेंशनल स्पेस का एलिमेंट है। हाई डायमेंशनल वेक्टर हम मशीन लर्निंग में रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे एक सिंगल टेक्स्ट सेंटेंस का एम्बेडिंग 768 डायमेंशन वेक्टर होता है बर्ट मॉडल में। ओके। सो नेक्स्ट वी हैव जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने समझा वेक्टर को कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर हम उसकी जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझें तो वो है क्या चीज़। अगर हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ढूंढें तो वो है क्या चीज़। वेट अ मिनट, वी हैव सम ग्राफ फॉर दिस टू इंटरप्रेट geometrically the vectors. This is the graph for what is a vector. In this we can see from the origin it is starting, and at this point है ना, at this point in the y axis 3.0, in the x axis 2.0, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, वेक्टर इन 2D स्पेस। in the geometry we can represent something like this vector. Okay, it is a initial and this is a final position, and this length it is magnitude, and the direction in which it is pointing, है ना। जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और ये इसका लेंथ क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड। आगे हम अभी समझेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, है ना, और इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, सब कुछ अभी हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इसकी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि ग्राफिकली कैसे दिख रहा है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड नाउ वी हैव टू बैक टू द मेन स्लाइड, that is vector notation.
हमने समझा बोल्ड लोअर केस में लिखा जाता है वी को, जो वेक्टर प्रेजेंट करता है। कॉलम वर्टिकली होते हैं, रॉ हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स होते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर, नंबर ऑफ कंपोनेंट हम देख चुके हैं पहले ही। एंड इंडेक्सिंग बताता है उसकी एलिमेंट्स की पोजीशन, जैसे वी आई यानी कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है आईएथ एलिमेंट को। अगर हम वी वन की बात करें तो वी वन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर। ओके, सो दैट इज़ वेरी सिंपल, you can easily interpret this इन दिस जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। हमने अभी ग्राफ देखा कि ग्राफ में कैसे हमने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ था, जिसमें एक वेक्टर इज एक डायरेक्टेड था किसी लाइन सेगमेंट पर स्पेस में, है ना, रिप्रेजेंट अ पॉइंट रिलेटेड टू द ओरिजिन और इनकोडेड बोथ डायरेक्शन। हमने बताया कि उसमें डायरेक्शन भी थी, मैग्नीट्यूड भी था। वेक्टर एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ यूज़ होते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग द वेक्टर यूज़ होते हैं। एंड यूजफुल फॉर द विजुअलाइजिंग डेटा इन 2D और 3D स्पेस। वेक्टर एज अ पॉइंट इन आ स्पेस। अभी हम सीखने वाले हैं कि जो वेक्टर की जो लेंथ थी, जो मैग्नीट्यूड था, उसे कैसे निकाल सकते हैं। सो आप यहाँ पे फॉर्मूला इजीली देख सकते हैं, दैट इज़ रिटन हेयर कि v यानी कि वेक्टर, जो भी वेक्टर गिवन होगा रिक्वायर्ड वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड, जो इसके लाइंस हैं, ये मॉड लाइन क्या रिप्रेजेंट करें, उसका मैग्नीट्यूड। एंड कैसे निकालते हैं, v1 फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस डैश 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 अंटिल द nth एलिमेंट का स्क्वायर, एंड इस सब का एडिशन, एंड देन वी हैव टू अंडर रूट दिस। ये हमें क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यानी कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना। फिर डायरेक्शन, डायरेक्शन को अगर हम ग्राफिकली समझ रहे थे, जियोमेट्रिकली समझ रहे, तो डायरेक्शन तो हम उस ग्राफिकल पेज से देखकर बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ओरिएंटेशन ऑफ एरो, है ना। एरो यानी कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, वो क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन। सो बेसिकली इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर के पास एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड यानी कि एरो, जहाँ पर वो डायरेक्शन पॉइंट कर रही होती है ना। सो समझने को इसको और भी समझा जा सकता है जियोमेट्रिकली, लेकिन हमारे बेसिक्स के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सो नेक्स्ट वी है वेक्टर ऑपरेशंस कि दो यानी कि वेक्टर्स पे क्या क्या ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास एडिशन आ जाता है, सब्सट्रैक्शन आ जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑपरेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑपरेशन आ जाते हैं। सो हम बारी बारी सबको समझते हैं। अभी पहले बात कर लेते हैं एडिशन की। फॉर दिस वी हैव एन इंटरप्रिटेशन स्लाइड और रेफरेंसिंग स्लाइड फॉर दिस स्लाइड, दैट इज़ हेयर वेक्टर। जैसे कि हमने एडिशन समझना है पहले, तो एडिशन में हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक वेक्टर u का जिसके अंदर एक और दो एलिमेंट है। फिर हम दूसरा वेक्टर ले रहे हैं v जहाँ पे तीन और चार एलिमेंट है। अगर हम उनके बीच में एक एडिशन ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि u प्लस वी है ना, u प्लस वी, तो क्या हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की एडिशन हो जाएगी। यहाँ से 1, यहाँ से 3, यानी कि 4। यानी कि जो u प्लस वी नाम का जो वेक्टर बनेगा, उसके अंदर जो ith यानी कि फर्स्ट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, 4 होगा। किसका एडिशन है, वो u के फर्स्ट एलिमेंट और v के फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन होगा u प्लस v के फर्स्ट एलिमेंट में। ओके, सो सिमिलरली 2 and 4 is equal to 6 in the u plus v. Similarly, the subtraction operation also this, okay, 1 2 3 4, तो 1 minus 3 यानी कि u माइनस, यानी कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि u माइनस वी इज़ नॉट इज इक्वल टू v माइनस यू। सो 1 minus 3 इज को हो जाएगा आपका -2। सो सिमिलरली आप ऐसे यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ईजिली एक्सप्लेनेबल स्लाइड है ये। ओके, सो एडिशन के लिए, एडिशन में लिखा भी हुआ है u प्लस वी, u का फर्स्ट, v का फर्स्ट, कॉमा u का 2, v का 2, ऐसे करके u डैश 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 u n प्लस v n तक। सेम टू सेम सिमिलरली सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, केवल किसका फ़र्क होगा यहाँ पर, ऑपरेशन कोड का, यानी कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाया है, दैट इज़ माइनस, दैट इज़ सब्सट्रैक्शन। ओके, व्हाट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो
एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर क्वांटिटी या स्केलर एलिमेंट। जैसे हम लेट से हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर एंटिटी है, और एक वी जो हमारे पास वेक्टर है। तो ये अल्फ़ा बारी बारी से उसके हर किसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड होता चला जाएगा, जैसे अल्फ़ा V1, अल्फ़ा V2, अल्फ़ा VN, सो ऑन दिस टाइप। ओके, अब बात कर लेते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? अभी तक के लिए वेक्टर में नई चीज़ आई है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? वेटेड सम ऑफ वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में, क्योंकि हर प्रेडिक्शन एक तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन ही होता है। हर प्रेडिक्शन, ईच एवरी प्रेडिक्शन इज अ टाइप ऑफ एन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल लीनियर रिग्रेशन में प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं? बीटा नॉट। अभी हम इसको आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर explaining the linear combination we have to jump the topic at the linear regression। जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक एग्जांपल की मदद से दिखाया हुआ है। ओके, पहले लीनियर कॉम्बिनेशन बारे में समझते हैं। जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन में एक प्रेडिक्शन की लाइन, एक इक्वेशन लिखते हैं, बीटा नॉट प्लस में β1 x1 प्लस β2 x2 सो ऑन। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन का फीचर है ना। जैसे हम यहाँ पर अब इस चीज़ को इससे रिलेट करके देखें तो यहाँ पर ये ये हो जाएगा, ये आपके पास कोफिशिएंट हो गया वो स्केलर, ये आपके पास वेक्टर हो गया है, एंड ये आपके पास स्केलर, एंड ये आपके पास फिर से वेक्टर, एंड ये आपके पास क्या दे रहा है? एक वेक्टर दे रहा है। ओके, सो इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सो मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर प्रेडिक्शन एक टाइप का क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है इनपुट्स का। अभी हम इसको और आगे अच्छे तरीके से सीखेंगे सभी ऑपरेशंस के बारे में। फिर इसके बाद आता है डॉट प्रोडक्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर्स, जैसे एक u हो गया एक v हो गया, सेम डायमेंशन के हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, है ना, और फिर एडिशन। जैसे कि यहाँ पर फॉर्मूले में दिखाया हुआ है, u एक वेक्टर है जिसके एलिमेंट्स होंगे u1 u2 u3 un एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास एक v एक वेक्टर है जिसके भी एलिमेंट्स क्या होंगे? v1 v2 v3 vn। उनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है u और v का। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे, एंड देन जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनका समेशन कर देंगे, एडिशन कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा दो वेक्टर्स का। आई होप इट इज सिंपल टू यू एंड क्लियर। अगर इसको इंट्यूटिवली समझें कि डॉट प्रोडक्ट है क्या, अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट आपस में कंपैरिजन किया जाए, तो एक वेक्टर यानी कि u डॉट वी, इसका डॉट प्रोडक्ट से क्या मतलब है? इसका डॉट प्रोडक्ट से मतलब है कि u में हम v का वो पार्ट, वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो u की डायरेक्शन में था, है ना। v कॉस थीटा यहाँ पे क्या दिखा रहा है? अगर हम जियोमेट्रिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं, u डॉट v इज इक्वल टू यू का मॉड v का मॉड इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या दिखा रहा है? यहाँ पर कॉस थीटा दिखा रहा है वो पार्ट जो उसके पैरेलल में है, जो उसके करस्पॉन्डिंग में पार्ट है ना। वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे? कॉस थीटा। आपने पढ़ा होगा जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते थे कॉस थीटा, जैसे हमें फोर्स का निकाला था। अगर फोर्स हमारा किसी एक रैंडम डायरेक्शन में है तो ओरिजिन से एफ कॉस थीटा क्या दिखाता था? एक्स एक्सिस वाला पार्ट जहाँ से वो थीटा एंगल बनाता था, और एफ साइन थीटा क्या दिखाता था? जहाँ से वो थीटा एंगल नहीं बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम थीटा को एक्स डायरेक्शन और उस फोर्स वेक्टर के बीच में मान रहे हैं, तो यहाँ पर एफ कॉस थीटा हो जाएगा एक्स एक्सिस और एफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। सो सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या लिखा है? यू डॉट वी, उसका जियोमेट्रिकल रिलेशन क्या है? यू का मॉड वी का मॉड कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या दिखा रहा है? जो v हम जो ले रहे हैं, या जो हम v यहाँ पे ले रहे हैं, कौन सा v का पार्ट ले रहे हैं? जो v का पार्ट u के
पैरेलल में है, वी यू के साथ में है, वो वाला पार्ट ले रहे हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो कि यूज इन कोसाइन सिमिलरिटी एंड प्रोजेक्शंस में यूज़ होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाला जाता है, उसमें डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं। ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव क्लियर द डेफिनेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, फॉर्मूला ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, जियोमेट्रिकल रिलेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, एंड साथ में हमने इसका इंट्यूशन, है ना, इसकी फील भी ले कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। ओके, अब समझ लें इसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है डॉट प्रोडक्ट एप्लीकेशन मशीन लर्निंग में। सो कोसाइन सिमिलरिटीज़, वर्ड एम्बेडिंग्स की सिमिलरिटी मेज़र करने के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज़ होता है। सो इसकी एक मशीन लर्निंग में एप्लीकेशन हो गई। प्रोजेक्शन में एक वेक्टर को दूसरे से प्रोजेक्ट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज़ होता है। न्यूरल नेटवर्क्स में भी इनपुट इनटू वेट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है हर न्यूरॉन के लिए। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स ईच फीचर। अगर हम लास्ट एग्जाम्पल से ही डॉट प्रोडक्ट को न्यूमेरिकली सीखें, तो अगर हम u और v का यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहे तो क्या आएगा। अब फर्स्ट हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 और 3, इनकी मल्टीप्लाई 3 एंड 2 एंड 4, इनकी मल्टीप्लाई 8। तो इनको हमें क्या करना, समेशन करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो 3 और 8 क्या हो जाएगा, 11। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 11। maybe we have the slide for this, ये yes, u 1 2 v 3 4, u डॉट v क्या हो जाएगा, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एंड देन समेशन, जो कि हमारा क्या है 11। ओके, सो अगर हमें cos थीटा क्या था, आप इसको ग्राफिकली अगर समझें, इंटरप्रेट करें तो कैसे समझेंगे। आप u को मान सकते हैं एक वेक्टर, v को एक दूसरा वेक्टर, जिनके बीच में क्या एक थीटा एंगल बन रहा होगा, है ना, cos थीटा एंगल बन रहा होगा, एंगल बिटवीन u एंड v। तो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि u इंटू वी क्या होगा, u का मोड v का मोड इंटू द cos थीटा, है ना। तो फिर उसी फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं होगी, बस सिंपली मैथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स लगा के cos थीटा को आगे पीछे करके cos थीटा की वैल्यू निकल आएगी, u डॉट वी डिवाइड बाय u का मोड v का मोड। ओके, वेरी सिंपल। यहाँ पर थीटा क्या बता रहा है, u एंड v का एंगल। ओके, सो वी हैव आल्सो न्यूमेरिकली भी हमने डॉट प्रोडक्ट को समझ लिया है। सो हमने डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकली समझ लिया, डेफिनेशन से समझ लिया, ग्राफिकली इंट्यूशन ले ली, उसका फील ले लिया कि वो कैसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसका लॉजिक क्या है, वो भी हमने समझ लिया, एंड साथ में उसके फॉर्मूलेज भी समझ लिए, एप्लीकेशंस भी देख ली हैं। सो नाउ वी हैव टू मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। Cross product defined only for 3D vectors produces a vector perpendicular to the Gaussian bits and फॉर्मूला इन्वॉल्व करता है ना। फॉर्मूला इसका इन्वॉल्व करेगा, क्या इन्वॉल्व करेगा, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना जरूरी है, इसका एक्सपेंशन करना जरूरी है। एप्लीकेशन इन फिजिक्स क्या होगी, टॉर्क, रोटेशनल मोशन, है ना। क्योंकि टॉर्क जो दो क्वांटिटीज़ होती हैं टॉर्क की, आर एंड एफ, वो भी क्या होती हैं, वो आपकी वेक्टर्स होती हैं और उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना। तो उसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में है, टॉर्क में, रोटेशनल मोशन में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है क्रॉस प्रोडक्ट की। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन द फिजिक्स फील्ड्स, यू कैन रिलेट। In machine learning, conceptually linked to the 3D embedding and geometry. Okay, and अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखें, तो अगर हम एक u क्रॉस v देखना चाहते हैं, सो वी हैव दिस क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास u एंड v है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सिंपली बाय द डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन वी कैन डू दैट। हमारे पास एक u वेक्टर है, हमारे पास एक v वेक्टर है, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करना ज़रूरी है। ये कैसे होते हैं, आई जे के करस्पॉन्डिंग में रखकर डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें इतना बात ध्यान रखनी है कि ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंशंस के थ्रू होगा। ओके, सो
इसके बारे में तो इंट्यूशन ले लेते हैं, इसके थोड़े रिवाइज कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप 3D स्पेस में दो वेक्टर लेते हो तो उनके प्लेन पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर बन जाता है उस क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके, फिर और इसके बारे में देखें तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उस मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, u का मॉड इंटू वी का मॉड इंटू साइन थीटा। वहाँ पर क्या था, u का मॉड v का मॉड कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है u का मॉड v का मॉड साइन थीटा। सिंपल। ओके, एप्लीकेशंस देखी जाएँ तो क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होंगी, डायरेक्टली हाईली डायमेंशनल मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम या 3D एम्बेडिंग्स में आइडिया यूज़ होता है इसका। कंप्यूटर ग्राफिक्स और रोबोटिक्स में काफ़ी कॉमन है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर नॉर्म मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं नॉर्म्स की। नॉर्म बेसिकली एक वेक्टर की लेंथ या मैग्नीट्यूड को मीज़र करने का मैथमेटिकल टूल है। ओके, L1 नॉर्म, L2 नॉर्म। L1 नॉर्म सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज़। ओके, L2 क्या हो जाएगा, L2 है आपके पास स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस। अब इसको और समझते हैं। L2 नॉर्म, L2 नॉर्म हम इसके बारे में वैसे पहले पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमें केवल इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकालेंगे, v का मॉड यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड कैसे प्रेजेंट करते हैं, मॉड लाइन से, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का स्क्वायर एंड समेशन, एंड देन वी हैव टू डू व्हाट, अंडर रूट। ओके, सो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि भाई हमको क्या है, एक वेक्टर है, अगर हम पिछले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव दिस 1 and 2। अभी हम इस स्लाइड पे केवल एक u वेक्टर के बारे में ध्यान दे रहे हैं, किसके बारे में, केवल और केवल u वेक्टर के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालेंगे, u के पहले हमें u को हम मॉड से प्रेजेंट करेंगे, u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ओके, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, है ना, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का स्क्वायर कर रहे हैं, उनका फिर एडिशन कर रहे हैं, एंड देन जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम क्या, उसका अंडर रूट कर रहे हैं। ओके, लेट्स से अगर हम कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जैसे 3 and 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 25, तो सॉरी 4 का स्क्वायर 16, तो 16 एडिशन करेंगे 9 के साथ कितना आ जाएगा 25, एंड 25 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो इस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अब 5। सो दैट इज़ वेरी सिंपल। सो यहाँ पर भी इसमें यही बात की गई थी, वेट अ मिनट, यस, ओके, इसमें भी हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग नॉर्म्स की मदद से। ओके, अभी तक जो हमने समझा था वो कौन सा मैथ, वो क्या था, L2 नॉर्म था। लेकिन अगर हम L1 नॉर्म की बात करें तो इसमें क्या, हम पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे हैं, है ना, पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे हैं, फिर उनका समेशन कर रहे हैं। जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हम v1 v2 का स्क्वायर कर रहे थे, फिर उसको एडिशन कर रहे थे, फिर उसके ऊपर क्या कर रहे थे, हम उसका अंडर रूट कर रहे थे, है ना, ये चीज़ें कर रहे थे। लेकिन हम इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हम v1 v2 vn तक का पहले v1 का अलग से एक एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, v2 की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, vn की एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, है ना, एंड देन उसका एडिशन कर दिया, वो भी हमारे पास आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 3 and 4 को ही लेते हैं, एक v वेक्टर है जिसके पास 3 and 4 है, तो हम पहले 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे। 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि 3 का स्क्वायर किया 9, एंड फिर 9 का अंडर रूट किया तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। ओके, सो +3, ऐसे 4 का करेंगे 16, एंड 16 का फिर अंडर रूट करेंगे तो +4 आ जाएगा। ओके, सो +3 एंड +4 आ गए, एंड देन उसका एडिशन परफॉर्म करना है, तो +3 + 4 इज इक्वल टू आपके हो जाएगा +5, है ना। मेथड अलग है। ओके, हम उसको टोटल करके अंडर रूट निकाल रहे हैं, और यहाँ पर L1 नॉर्म में क्या कर रहे हैं, L1 नॉर्म में हम पहले ही एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले रहे हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर अंडर रूट कर रहे हैं। ओके, सो आगे
एमएल में यूज़ कहाँ कहाँ पर पड़ सकता है इसका? डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन द फीचर वेक्टर्स, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स. Okay, so these are the applications in the machine learning of these. आगे देखें नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर्स. व्हाट इज़ अबाउट नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर? नॉर्मलाइजेशन मतलब एक वेक्टर को यूनिट लेंथ बना दिया जाए, मतलब उसका नॉर्म इज इक्वल टू क्या हो जाए? 1, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, है ना. तो कैसे कर सकते हैं काम? इसके लिए फॉर्मूला है ये वी कैप इज इक्वल टू वी अपॉन में वी का मॉड. अगर हम यहाँ पर इसके लिए ये जो नोटेशंस को समझें तो वी कैप यहाँ पर दिखा रहा है एक यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, इज इक्वल टू क्या है? एक वी वेक्टर जिसका निकाल रहे हैं वही वी वेक्टर अपॉन में उस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इट इज़ वेरी सिंपल. हम क्या कर रहे हैं, हम उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. यूनिट वेक्टर की नोटेशन थोड़ी अलग होती हैं. इसको कैसे वी कैप या वी हैट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ओके, सो नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं है, कन्वर्ट करें वेक्टर को यूनिट वेक्टर में. रिमूव स्केल डिफरेंस बिटवीन द फीचर्स. अभी इसको मशीन लर्निंग के नज़रिए से एक बार देखते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर को क्या है. वाई नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेक्टर? स्केल रिमूव करना. मशीन लर्निंग में जो फीचर्स अलग अलग स्केल्स में होते हैं, जैसे हाइट सेंटीमीटर में, इनकम लैक्स में, तो नॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी होता है ना, तो वहीं पर ये सब काम आएंगे. कोसाइन सिमिलरिटी सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करता है, मैग्नीट्यूड इग्नोर करता है, इसके लिए नॉर्मलाइज वेक्टर यूज़ करते हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नथिंग मोर इन दिस. सो नाउ अब हमें समझना पड़ेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है ना. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स. प्रोजेक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. इमेजिन करो एक लाइट सोर्स और एक वेक्टर, एंड देन एक दूसरा वेक्टर, और उस दूसरे वेक्टर पे उस एक वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की शेडो गिर रही है. वही प्रोजेक्शन है, वही हमको फाइंड करना है ना, कितनी पड़ रही है वो उसकी प्रोजेक्शन. यानी कि एक लाइट सोर्स एंड दो वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, उस लाइट सोर्स से फर्स्ट वेक्टर पर शेडो लाइट पड़ रही है, और उस फर्स्ट वेक्टर की शेडो किसी दूसरे वेक्टर पर पड़ रही है, और वही शेडो वही प्रोजेक्शन हमको फाइंड करना है. वही क्या है कि हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर. आई होप कि आपने इसको इंट्यूटिवली समझा अभी तक. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? एक लाइट सोर्स, दो वेक्टर्स, एक लाइट सोर्स, दो वेक्टर, एक वेक्टर की शेडो दूसरे वेक्टर पर, वही शेडो हम इसमें मेजर कर रहे हैं ना. सो इन कीवर्ड्स के थ्रू आप इसको याद रख सकते हैं. यानी कि अगर हम इसको डेटा के फॉर्म में समझें, अगर हम इसको मशीन लर्निंग के फॉर्म में, मशीन लर्निंग के नज़रिए से देखें, तो ये कैप्चर कर रही है अलाइनमेंट ऑफ डेटा को एक डायरेक्शन में उस डेटा की अलाइनमेंट को कैप्चर कर रही है ना. इस सेशन में आपको हर किसी टॉपिक को मैथमेटिकली मशीन लर्निंग यानी कि डेटा के फॉर्म से देखना पड़ेगा, तभी आपका लीनियर अलजेब्रा का बेसिक्स क्लियर हो पाएंगे. ओके, इम्पोर्टेंट फॉर डायमेंशनलिटी रिडक्शन. देखो, अगर तुम्हारे पास एक फीचर वेक्टर है और आपको देखना है कि वो किस डायरेक्शन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, यानी कि डेटा किस डायरेक्शन में अलाइन है कंट्रीब्यूशन में, तो प्रोजेक्शन करते हैं. ओके, PCA दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में वेरिएंस मैक्सिमाइज करने के लिए डेटा को आइगन वेक्टर डायरेक्शन से प्रोजेक्ट करते हैं. ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला दैट इज रिटन हेयर इन बोथ फॉर्मेट. प्रोजेक्शन UV इज इक्वल टू U इंटू वी अपॉन में U के मॉड का स्क्वायर इंटू में U. एक बार इसको सही से समझते हैं कि ये है क्या. ओके, so that is formula, and maybe we have the slide for this about the projection. Okay, so that is a projection U on V formula. Okay, projection U on V formula. Okay,
u इंटू वी अपॉन में u के मॉड का स्क्वायर इंटू u. दिस इज अवर प्रोजेक्शन u ऑन v. अभी तक हमने समझा वेक्टर्स को, वेक्टर्स के अलग अलग फीचर, वेक्टर्स के अलग अलग ऑपरेशंस, वेक्टर के बेसिक्स हम सब कवर कर चुके हैं अभी तक के सेशन में. यानी कि हमने बेसिक्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा का एक पार्ट समझ चुके हैं, दैट इज़ वेक्टर्स. अब दूसरा पार्ट क्या है हमारे पास, मैट्रिसेस. व्हाट इज़ अ मैट्रिस? क्या एक बार पहले वेक्टर्स को रिवाइज कर लें, अभी तक कितना पढ़ा हमने वेक्टर्स के बारे में. हमने समझा व्हाट इज़ अ वेक्टर, वेक्टर क्यों ज़रूरी है, वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के अंदर, वेक्टर्स के अलग अलग बेसिक्स से ऑपरेशन, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन. हमने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली, ग्राफिकली एंड इंट्यूटिवली समझ लिया. वेक्टर्स के टाइप समझ लिए एंड वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन समझ ली. वेक्टर के फीचर्स, वेक्टर के ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन समझ लिया. नॉर्मलाइजेशन समझ लिया वेक्टर का. वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ लिया, है ना. एंड सो वी हैव कवर दिस. प्रोजेक्शन वेक्टर समझ, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं वो समझ लिया, है ना. यानी कि हम शेडो निकाल रहे हैं एक वेक्टर पर किसी दूसरे वेक्टर की. ओके, सो नाउ द न्यू टॉपिक बिगिंस. टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशंस इन रोज एंड कॉलम्स. ओके, मैट्रिक्स के बारे में देखें. एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एरे है. ओके ओके, जिसके अंदर रोज हैं, कॉलम्स हैं, उसमें क्या क्या डेटा सेट है, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल्स, यानी कि एक तरीके से हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को सेव, डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में. ओके, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर. इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लो, डिनोशन देख लो कैसे डिनोट कर रहे हैं, बाय कैपिटल लेटर एंड एलिमेंट आर रेफर्ड बाय द इंडिसेस. यानी कि एक स्मॉल लेटर एंड उसके फिर जो इंडेक्सेस जो हैं उसको सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे, दैट इज़ आई एंड जे. आई यहाँ पर डिनोट कर रहा है रो को, जे डिनोट कर रहा है कॉलम्स को. अभी इसके बारे में और आगे ब्रीफली समझेंगे, डिटेल में समझेंगे. डायमेंशंस आर एक्सप्रेस्ड एज एम क्रॉस एन, वेयर एम इज रोज एंड एन इज कॉलम्स. यहाँ पर कन्फ्यूजन आई जे और एम एन में हो सकती है. एम यहाँ पर बता रहा है टोटल रोज, उस मैट्रिक्स के अंदर कितनी टोटल रोज हैं. वहीं पर आई बता रहा है किस पर्टिकुलर रो पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है. एन यहाँ पर डिनोट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वहीं पर जे डिनोट कर रहा है किस पर्टिकुलर कॉलम पर वो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है अगर आई जे और एम और एन के बीच में. केवल ये रिप्रेजेंटेशन का एक मेथड है, कुछ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, मैट्रिसेस प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट वे टू रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अभी आगे आप समझेंगे कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस की सॉल्यूशंस के लिए, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के लिए हम मैट्रिसेस ज़्यादा पढ़ते हैं. ओके, मैट्रिक्स इंट्यूशन समझें मैट्रिक्स का, तो डेटा सेट एक मैट्रिक्स है ना. जैसे मान लो रोज़ आपके सैंपल्स हो गए, कॉलम्स फीचर्स हो गए. ओके, नोटेशंस हमने समझ ली, एलिमेंट्स के इंडेक्सेस हमने समझ लिए, डायमेंशंस हमने देख लिया, डायमेंशन ऑर्डर एम क्रॉस एन कैसे लिखते हैं, है ना. उसकी एप्लीकेशन समझ ली, मैट्रिक्स की कहाँ पर होगी, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस में होगी. दे आर द बैकबोन ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स. मतलब मैट्रिक्स एक डेटा कंटेनर है प्लस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर दोनों हैं. ओके, अब आगे मूव करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस इन द मशीन लर्निंग. जैसे मैट्रिक्स हर जगह मशीन लर्निंग में आता है. इमेज, एक ग्रे स्केल इमेज को 2D मैट्रिक्स में स्टोर करते हैं पिक्सल इंटेंसिटीज़ के फॉर्म में. वर्ड एम्बेडिंग्स, मल्टीपल वर्ड्स एक एम्बेडिंग्स के मैट्रिक्स बनाते हैं. एडजेंसी मैट्रिक्स, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स में कनेक्शंस को मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. डेटा सेट, जैसे एक हाउसिंग डेटा सेट में 1000 रोज सैम्पल्स और 5 कॉलम्स, फीचर्स एक 1000 × 5 की मैट्रिक्स बना देते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स, वेट्स एक मैट्रिक्स होती है जो इनपुट वेक्टर को आउटपुट में मैप करती है. ओके,
तो चाहे सीवी हो, एनएलपी हो या टेबुलर डेटा, मैट्रिसेस हर जगह है। ओके, आगे मैट्रिक्स की नोटेशन। मैट्रिक्स की नोटेशन के बारे में देखें तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, सो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स दिखाते हैं और उसके इंडेक्स, उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, साथ में सबस्क्रिप्ट में उसका पर्टिकुलर स्पेस लिखते हैं कि वो किस रो पर, किस इंडेक्स, किस कॉलम के इंडेक्स पर है, उसको हम डिनोट करते हैं आई जे से। आई रो के इंडेक्स को बताती है, जे कॉलम के इंडेक्स को बताती है ना। शेप एक्सप्रेस, उसका ऑर्डर, उसकी डायमेंशन, उस मैट्रिक्स का डायमेंशन, शेप, ऑर्डर क्या है, उसको हम डिनोट करते हैं एम क्रॉस एन से। एम यहाँ पर रोज बताता है, एन यहाँ पे कॉलम्स बताता है। कॉलम वेक्टर्स आर द मैट्रिसेस विद वन कॉलम। ओके, सिंपल है ना, with one column। और रो वेक्टर्स आर द मैट्रिसेस विद वन रो। इट इज़ वेरी सिंपल। नोटेशन हेल्प इन द कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन लाइक ए एक्स बी, यानी कि लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने पहले बताया था। ब्लॉक मैट्रिसेस आर ऑफन यूज्ड इन एडवांस्ड मशीन लर्निंग फॉर पार्टीशनिंग डेटा, एंड मैट्रिक्स नोटेशन सिंप्लीफाई टेंसर ऑपरेशन इन हायर डायमेंशंस। एडवांस्ड मशीन लर्निंग में ब्लॉक मैट्रिक्स और टेंसर नोटेशन यूज़ होता है, जैसे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में टेंसर फ्लो और पाई टॉर्च में टेंसर्स बेसिकली जनरलाइज मैट्रिक्स होते हैं। सो नाउ वी हैव जियोमेट्रिक व्यू ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह समझो। एक वेक्टर को जब एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक नई स्पेस में मैप हो जाता है। एग्जाम्पल, एक रोटेशन मैट्रिक्स एक वेक्टर को घुमाता है ना। एक रोटेशन वेक्टर एक वेक्टर को घुमाता है। एक रोटेशन वेक्टर एक रोटेशन मैट्रिक्स एक वेक्टर को घुमाता है ना, रोटेट कराता है। स्केलिंग मैट्रिक्स एक वेक्टर को बड़ा या छोटा कर देता है। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स एक वेक्टर को मायरर कर देता है। ओके, डिटर्मिनेंट बताता है एरिया, वॉल्यूम, स्केलिंग फैक्टर को। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो ट्रांसफॉर्मेशन कोलैप्स द स्पेस, डायमेंशन रिडक्शन है ना। आइगन वेक्टर वो डायरेक्शन है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी अपनी लाइन में रहती है। मशीन लर्निंग में इसका डायरेक्ट यूज़ है, जैसे पीसीए में ट्रांसफॉर्मेशन व्यू यूज़ होता है। ओके, नाउ वी हैव मैट्रिक्स ऑपरेशंस बेसिक्स। ओके, अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशंस की, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इसमें भी कुछ नहीं, जैसे वेक्टर में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे थे ऐसे ही, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म है, रोज भी हैं, कॉलम्स भी हैं, तो हम क्या करेंगे, उन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को किसी भी दो मैट्रिक्सेस के बीच में जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, तो हम दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और आपको एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेम टू सेम विद सब्सट्रैक्शन, है ना। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हर किसी के एलिमेंट को सी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई द स्केलर क्वांटिटी एंटिटी। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगे, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। एडिशन जो इसमें मैट्रिसेस में होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। और एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर द मल्टीप्लिकेशन। और फंडामेंटल्स इन प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग डेटा एंड मैनिपुलेटिंग डेटा सेट। ओके, मशीन लर्निंग में यूज़ होता है। ओके, कहाँ पर, जैसे प्री प्रोसेसिंग डेटा, नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, मैट्रिक्स ऑपरेशन ही है। ओके, एंड न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट मैट्रिक्स को वेट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक्टिवेशंस निकालते हैं ना, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। एक बार हम मैट्रिक्स ऑपरेशन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं इन स्लाइड्स की मदद से। जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, 1 2 एक रो, 3 4 सेकेंड रो। यहाँ पर ये सेमीकोलन क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट लाइन, यानी कि नेक्स्ट रो। 1 2 एक रो में है, 3 4 एक रो में है, 1 एंड 3 एक कॉलम में है, 2 एंड 4 एक कॉलम में है, 5 6 एक रो में है, 7 8 दूसरी रो में है, 5 7 एक कॉलम में है, 6 और 8 दूसरे कॉलम में है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपली नॉर्मली रैंडमली एक एलिमेंट्स के बारे में पूछता हूँ, जैसे मैं पूछूँ यहाँ पर कि A 2 3 कहाँ पर है, यानी कि एक ऐसा ए का एलिमेंट जिसकी पोजीशन क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 2 है, तो वो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो, तो आई की वैल्यू हमें सेकंड लेनी थी, सेकंड ले ली। फिर जे की वैल्यू 2 बताई है, तो 1 और 3 तो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड और 4 दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे जो 4 है वो वैल्यू है A22। ओके, सेम टू सेम। फिर मैट्रिक्स का एडिशन क्या है, A प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया है, 1 5 6
एंड 2 6 8। तो कुछ नहीं है, केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो स्केलर क्वांटिटी है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग सो हार्ड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एडिशन डन, सब्सट्रैक्शन सिमिलरली टू द एडिशन, स्केलर हम देख चुके हैं, अभी प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, एंड इसकी मशीन लर्निंग में क्या क्या एप्लीकेशन है वो देख चुके हैं। तो अब आगे मूव करते हैं ऑन द स्लाइड नंबर 21, दैट इज़ मैट्रिक्स ट्रांसपोज। ये भी मैट्रिक्स पर लगने वाला एक ऑपरेशन है। ट्रांसपोज क्या है ये चीज़, चलिए देखते हैं। अब ट्रांसपोज का मतलब होता है एक मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम्स बना देना और कॉलम्स को रोज़ बना देना। यानी कि अगर एक ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 × 2। यानी कि जो रो थी उसे कॉलम बना दिया, जो कॉलम था उसे रो बना दिया। नथिंग सो मच स्पेशल अबाउट दिस। यानी कि हम इसमें कर क्या रहे हैं, अगर हम किसी भी एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे दिखा रहे हैं, ए आई जे से दिखा रहे हैं, तो उसका ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए आई की जगह पर जे और जे की जगह पर आई। यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ए ट्रांसपोज में जो क्या हो जाएगा, ए जे आई। सिंपल है ना, वेरी सिंपल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि भाई जब हम ए की ट्रांसपोज करते हैं फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है। सिंपल सी बात है, एक किसी एक ऑपरेशन को 2 बार यूज़ कर रहे हो, है ना। हालांकि सभी ऑपरेशन के साथ नहीं है। जैसे कि अगर हम एडिशन को अगर a+a करें फिर उसमें एक और बार +a करें तो आपको a नहीं मिलेगा। तभी तो हमने इसको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखा है कि जब एक के ऊपर 2 बार ट्रांसपोज लगा दें तो ए हो जाएगा। ये 2 बार ही नहीं, जब इवन टाइम्स में, इवन टाइम जब हम एक ट्रांसपोज ऑपरेशन को लगाएंगे तो हमको सेम वैल्यू मिलेगी। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा। ए एडिशन बी होल का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का टी प्लस में बी का टी, है ना। टी से मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज से है, लेकिन प्रोडक्ट के टाइम पे क्या होता है, ये रिवर्स कर जाता है। बी आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगी। ये आपकी कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर लर्निंग द फैक्ट्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं, यहाँ से एक मैट्रिक्स की एक नई मतलब नई तो नहीं बल्कि एक ब्रॉडर फील्ड यहाँ से खुल जाती है ट्रांसपोज से ही, क्योंकि यहाँ से सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक का केस खुल जाता है, फिर सिमेट्रिक से आगे स्क्यू सिमेट्रिक एंड सो मच। ये यहाँ पे मैट्रिक्स की वैरायटी आ जाती हैं और बहुत सारी थ्योरम्स यूज़ होती हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस आ जाती हैं यहाँ से ट्रांसपोज। इसलिए ट्रांसपोज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसी मैट्रिक्स जो अपनी ट्रांसपोज के भी इक्वल आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। फिर एक्सक्यू सिमेट्रिक होती है, यानी कि नेगेटिव साइंस के साथ रिलेट करती है। तो यहाँ ये ट्रांसपोज ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। ओके, मशीन लर्निंग में ट्रांसपोज का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट में ट्रांसपोज यूज़ होता है, कोवेरियंस मैट्रिक्स बनाने के लिए ट्रांसपोज लगता है ना। और कोवेरियंस मैट्रिक्स में न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपगेशन के टाइम ट्रांसपोज काफ़ी बार यूज़ होता है ग्रेडियंट्स के लिए। ओके, सो नाउ इन दिस ट्रांसपोज में हमने मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशंस देख ली हैं, इसके फॉर्मूलाज एंड इसके सच प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं, डिनोटेड कैसे करते हैं वो भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल हाउ। पहले हम इसकी प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस देखते हैं। इफ़ इनर डायमेंशन मैच, अगर उनके डायमेंशन मैच करते हैं तो ही हम क्या करेंगे, उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। अगर ए एक m×n मैट्रिक्स है और बी एक n×p मैट्रिक्स है ना, तो ए बी एक m×p मैट्रिक्स होगा। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रो का नंबर बराबर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन में क्लियर है, n है, यानी कि बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, m×p ऑर्डर की हो जाएगी। इसके रूल देख लेते हैं। नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है ना। ए बी इज़ नॉट इज इक्वल टू बी ए, और जनरली इक्वल नहीं होता है, लेकिन कुछ केस अगर हम यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं फॉर मशीन लर्निंग यूज टू कंप्यूट एक्टिवेशंस इन न्यूरल नेटवर्क्स। जब न्यूरल नेटवर्क्स में जब एक्टिवेशन कंप्यूट करने की बारी आती है तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है। ये मैट्रिक्स कैलकुलस का बेस बनाती हैं।
अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को न्यूमेरिकली समझना चाहें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन स्लाइड्स की मदद से। अभी आगे देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पे गिवन है 1 2 5 6 7 8, ये आपकी मैट्रिक्स गिवन है। एक बार हम करके देखते हैं क्या है ये। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कि यहाँ से आई और यहाँ से जे क्या देगा, इस आई जे की वैल्यू को डिनोट करेगा। ओके, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 5, 5 प्लस 2 इंटू 6 दैट इज 12। अगर हम आपको एक बार करके दिखाएं तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी के अंदर रिजल्ट कैसे आएंगे, 1 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 7, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, ये आपका रो में सेकंड पोजीशन पे आएगा। हम ले रहे हैं 1 इंटू 5, एडिशन कर रहे हैं 2 इंटू 7 का। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 पोजीशन वाला एलिमेंट मिल जाएगा, जो कि क्या होगा ये, यानी कि 2 7 से क्या होता है 14 एंड 1 5 5, तो 5 एंड 14 19, तो आपको क्या एलिमेंट मिल जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मिल 1 इंटू 1 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। हमने क्या किया है इसमें, हमने फर्स्ट रो ली है और फर्स्ट कॉलम लिया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, एडिशन क्या है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या है, एडिशन क्या है, क्या मिल गया, 1 1 वाला एलिमेंट्स। ऐसे ही 2 2, ये कौन सा एलिमेंट, ये हो जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 के लिए क्या लेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। इस तरह से हम इसका पूरा रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सो ऑन। ट्रांसपोज का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से है ना। तो मैंने टॉपिक पे आते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पर। हमने इसका डेफिनेशन देख लिया, इसका मैथमेटिकल फार्मूला, इंट्यूटिव क्या कहता है, मशीन लर्निंग में क्या यूज़ हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं हमने। आप आगे मूव करते हैं, दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें डायगोनल पे एक होते हैं और बाकी सभी जगह क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, है ना। यानी कि डायगोनल पे एक एक हैं और बाकी सब जगह क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है, ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी कि यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, दैट इज इक्वल टू द ए है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स सेटिफाई करता है, ए इंटू ए का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, दैट इज सिंपल। it is a self-explanatory slide, you can see this। मतलब मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स एकदम नंबर एक की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि हम ए को आई से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आ रहा है। जैसे नेचुरल नंबर्स में एक बिहेव करता है, ऐसे मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव कर रही है। ओके, एमएल में रूल क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स में बायस ऐड करते वक्त ऑप्टिमाइजेशन और ग्रेडियंट डिसेंट में कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए लीनियर अलजेब्रा के एल्गोरिदम में एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रूप में। ओके, हमने इसकी एप्लीकेशन भी देख ली हैं। अब आगे मूव करते हैं। अगला टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं एक बार देख लेते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए का इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्सेस के लिए ही है जिसमें रोज एंड कॉलम बराबर होते हैं। ओके, इन्वर्स कैसे निकालेंगे, पहले एक इक्वेशन से जो सेटिस्फाई कर जाए, क्या, ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, तो वहाँ पर उसका इन्वर्स करेगा एग्जिस्ट। ओके, आगे देखते हैं। कंडीशन क्या होगी, सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस का ही इन्वर्स होता है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, केवल उनका ही इन्वर्स निकलता है। फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है, अगर 2x2 की मैट्रिक्सेस है तो उसके ए बी सी डी करके जो एलिमेंट्स होंगे 1/, अगर ए एक ऐसा मैट्रिसेस है ए बी सी डी करके, तो उसका ए इन्वर्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिंपल है ना, 1/AD माइनस बी सी। ये AD माइनस बी सी क्या है, इधर AD माइनस बी सी इधर क्या है, डिटर्मिनेंट है 2x2 मैट्रिसेस का, और ये इधर क्या है, ये वो मैट्रिसेस है, वो मैट्रिसेस है, यानी कि इसको हर किसी मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास,
इनवर्स। ओके, सो ये फॉर्मूला है। अभी भी इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस का एप्लीकेशन देखना बाकी है। लीनियर रिग्रेशन में नॉर्मल इक्वेशन जहाँ पे हमने यूज़ करी थी थीटा इज इक्वल टू एक्स टी एक्स इनवर्स, है ना, एक्स टी वाई, ये अभी हम जब आगे अगले लेक्चर्स में बढ़ते चले जाएंगे वैसे आपको लीनियर रिग्रेशन के नॉर्मल इक्वेशन में इसका यूज़ करते हैं वहाँ पर समझ में आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। लेकिन एक बात ध्यान रहे, बड़े डेटा सेट में इन्वर्स निकालना एक्सपेंसिव होता है, इसलिए प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग में अप्रॉक्सीमेट या न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पर। 2/2 के लिए हमने देख चुके हैं, ए डी माइनस बी सी करके निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। a scalar value representing the area volume scaling factor of a transformation। डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू है जो एक मैट्रिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन का स्केलिंग फैक्टर दिखाता है। 2/2 मैट्रिक्स के हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड पर ही। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो सिंगुलर बोलते हैं, नहीं होता है तो नॉन सिंगुलर बोलते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो नॉन इन्वर्टिबल बोलेंगे, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वर्टिबल इन्वर्टिबल बोलेंगे, है ना। ओके, मशीन लर्निंग के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के डेंसिटी फंक्शंस में यूज़ होता है। पीसी और आइगन डिकम्पोजिशन में डिटर्मिनेंट रोल प्ले कराता है। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी डिटर्मिनेंट देखा जाता है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अवर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इससे एक बार थोड़ा सा एक डिटर्मिनेंट पर बात करें। हमने डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल पोर्शन देख लिया, डिटर्मिनेंट के फॉर्मूलेज देख लिए, डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन भी देख चुके हैं मशीन लर्निंग में। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक क्या है? वो पॉसिबल रैंक है ना, वो हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। ये हमारी लेमन लैंग्वेज में मैं आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रहा हूँ क्या, कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक क्या है? रैंक वो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर होगा उस मैट्रिक्स के लिए। अभी इसकी बुकिश डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मैट्रिक्स का रैंक होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज या कॉलम्स, है ना। मतलब रैंक बताता है कि एक मैट्रिक्स में एक्चुअली कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि नॉन सिंगुलर है ना, तो कितनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। की पॉइंट, अगर रैंक फुल है मतलब डेटा रिडंडेंट नहीं है, अगर रैंक कम है मतलब कुछ रोज़ कॉलम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, रिडंडेंसी हैं। जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ डेफिनेट सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे तो आपको ये चीज़ें आगे और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। अगर रैंक कम है ना, अगर रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर से कम है तो हम कहते हैं कि कुछ रोज़ और कॉलम दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन है, रिडंडेंसी है डेटा में, है ना। एमएल में रोल क्या है, मशीन लर्निंग में क्या रोल है इसका? रिग्रेशन प्रॉब्लम में अगर एक्स मैट्रिक्स फुल रैंक नहीं है तो पैरामीटर यूनिकली सॉल्व नहीं होते हैं। पीसीए में रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि डायमेंशनलिटी रिडक्शनल डायरेक्टली रैंक पर डिपेंड करता है। हाई डायमेंशनल डेटा में रैंक डिफरेंशिएंसी दिखाता है कि फीचर्स रिडंडेंट हैं। ओके, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ले न्यूमेरिकली, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये रही रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड रो मल्टीपल है फर्स्ट का, है ना। सेकंड रो मल्टीपल है फर्स्ट का, 1 2 2 2 2 4, सो एक फैक्टर है इसी का ही, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी 1, है ना, नॉट फुल रैंक। ओके, सो आगे मूव करते हैं। हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए भी वो सब चीज़ें देख चुके हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस। अब बात आती है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर की। अब आता है एक गोल्डन कंसेप्ट। ओके, अगर एक मैट्रिक्स ए और एक वेक्टर वी सेटिस्फाई करते हैं क्या, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो वी एक आइगन वेक्टर है और लैम्डा उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू है। मतलब क्या, जब एक मैट्रिक्स एक वेक्टर पे अप्लाई होती है तो यूजुअली डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेकिन आइगन वेक्टर वही वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ स्ट्रेच या श्रिंक होते हैं। आइगन वैल्यूज़ लैम्डा बताता है कि कितना स्ट्रेच कंप्रेशन हुआ। अगर इसका भी एग्जांपल हम देखना चाहें न्यूमेरिकली तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये
जैसे एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स है जहाँ पर एक एलिमेंट 2 0 0 3 हैं, तो आइगन वेक्टर्स यहाँ पर 1 और 0 और 0 1 हो जाएंगे। आइगन वैल्यूज़ आपकी आइगन वैल्यूज़ 2 एंड 3 हो जाएंगे। लैम्डा 1 2 एंड लैम्डा 2 3 हो जाएगा। ओके, अब इसके हम देख लेते हैं मशीन लर्निंग में क्या एप्लीकेशंस होंगी। पीसीए में कोवेरियंस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में ग्राफ लैप्लेसियन के आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स यूज़ होते हैं। न्यूरल नेट ऑप्टिमाइजेशन में भी आइगन वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हेसियन मैट्रिक्स के एनालिसिस के लिए। एक बार फिर से आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर को देख लेते हैं कि इसमें इक्वेशंस क्या बनती है। इसमें आपको इक्वेशन याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। दिस टॉपिक आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, जितना ही इसकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, जितना इसका हम इंट्यूटिवली समझ पाएंगे, जितना हम इसको लॉजिकली समझ पाएंगे, ग्राफिकली समझ पाएंगे, इसकी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन समझ पाएंगे, उतना ही इस इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको न्यूमेरिकली समझना। ओके, बट आई होप आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर विच इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस मैट्रिक्स चैप्टर, इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, आगे बढ़ते हैं वेक्टर एंड मैट्रिसेस इन डेटा सेट के बारे में। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं कि डेटा सेट की। डेटा सेट को हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू डेटा मैट्रिक्स, रॉ इसके सैम्पल, ऑब्जर्वेशंस, कॉलम, फीचर्स। अगर एक हेल्थ डेटा सेट है विद थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स और 5 फीचर्स हैं, हाइट, वेट, एज, वीपी और शुगर, तो मैट्रिक्स एक्स होगा 1000 इंटू 5। लेबल वेक्टर वाई हो जाएगा, आउटपुट वेरिएबल है ना। ऑपरेशंस ऑन डेटा सेट क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन सैम्पल्स, नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग द कॉलम्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन सैम्पल्स क्या हो जाएगा, वेक्टर नॉर्म्स। और मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च इंटरनली हर डेटा को मैट्रिक्स टेंसर के फॉर्म में ही हैंडल करते हैं। ओके, okay, so now we have linear equation and machine learning. लीनियर अलजेब्रा का एक मेजर एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन। सिस्टम लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको न्यूमेरिकली समझ आ जाए तो ओके, so we have to write this for you here. Wait a minute. लीनियर अलजेब्रा का एक मेजर एप्लीकेशन होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस कैसे डिनोट करते थे हम, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। ओके, ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमें यहाँ पर क्या समझना है, हमें यहाँ पर समझना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। लीनियर इक्वेशंस के एग्जांपल कुछ लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ओके, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज अवर 4x। अभी हम यहाँ पे सीखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 4x प्लस y इज इक्वल टू 6। ओके, सो इन दिस हमने कहा था कि हम कैसे प्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, ए एक्स इज इक्वल टू बी करके। ओके, ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और ये हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं। अब देखेंगे इन कैसे कर पाएंगे हम। तो हम इसको क्या लिख देंगे, ए के अंदर क्या आ जाएगा, ए के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ए के अंदर आ जाएगा आपका
sorry, we have to drop this. Wait a minute. Yes, ये आपकी मैट्रिक्स ए है. ए के अंदर क्या आ जाएगा? 2 3 एंड 4 एंड 1. ये आपकी ए मैट्रिक्स हो जाएगी. वहीं पर बी मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी 5 एंड 6. ओके. अगर अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि अगर हमारे पास एस, पहले रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? रिप्रेजेंटेशन होगी ए वी हैव टू ड्रॉप दिस बिफोर. ओके, अब लिखते हैं फिर से. रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो जाएगी ए एक्स इज इक्वल टू बी. यानी कि इसमें क्या आएगा? इसमें क्या आएंगे आपके कोफिशिएंट्स, इसमें क्या आएगा आपका वेरिएबल्स जो फाइंड करने हैं. बी में आपके क्या आ जाएंगे? रिजल्ट्स, यानी कि सी वाले, है ना. तो ये ए एंड ये बी और ये रिप्रेजेंटेशन क्या है. तो यहाँ से मैट्रिक्स की फॉर्म में, है ना, क्या निकाल सकते हैं हम? यहाँ पे इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके बेटा. सो नाउ वी हैव टू रब दिस completely. I hope this all is clear to you. Okay. सो हमने समझा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है, क्या ए होता है, क्या एक्स होता है, क्या बी होता है, हम इसमें समझ चुके हैं. ओके. इसका एक बार हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगा एमएल में. ये लीनियर रिग्रेशन में नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना. लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे हम आगे. ऑप्टिमाइजेशन में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. ओके. सपोर्ट वेक्टर मशीन्स में भी ऑप्टिमाइजेशन लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड होगा. ओके. सो अब देखते हैं आगे वेक्टर स्पेस के बारे में. वेक्टर अब एक फंडामेंटल, ये एक क्या है? फंडामेंटल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है वेक्टर स्पेस. डेफिनेशन क्या है? वेक्टर स्पेस एक सेट होता है वेक्टर्स का जो क्लोज्ड होता है दो ऑपरेशन के अंदर, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एक ऐसा सेट वेक्टर्स का जो क्लोज्ड होता है दो ऑपरेशंस के अंडर, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. इट इज़ अ टू इम्पोर्टेंट थिंग, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि आर एन लिखा हुआ है तो स्पेस हो जाएगा ऑल एन डायमेंशनल रियल वेक्टर्स का. अगर R2 लिखा होता तो वो हो जाता 2D स्पेस में, सभी 2D वेक्टर्स का, है ना. इसको हम डिफाइन करते हैं किसी बेसिस ऑफ वेक्टर से और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस से. ठीक है. तो मशीन लर्निंग में क्या एप्लीकेशन होती है, मशीन लर्निंग क्या इंपॉर्टेंस है इसका? हर डेटा सेट का एक हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाते हैं या उसमें एग्जिस्ट करते हैं. फीचर इंजीनियरिंग, एक अच्छा वेक्टर स्पेस डिफाइन करना. एंड एम्बेडिंग मॉडल्स जैसे वर्ड एम्बेडिंग, इमेज एम्बेडिंग, वेक्टर को एक स्पेसिफिक स्पेस में रिप्रेजेंट कराना. आप सोच सकते हैं वेक्टर स्पेस एक प्लेग्राउंड है जिसमें हमारा डेटा और एल्गोरिथम ऑपरेट करते हैं. ओके. नाउ हमने देखा कि वेक्टर स्पेस को हम डिफाइन कर सकते हैं बेसिस ऑफ वेक्टर और डायमेंशन ऑफ वेक्टर से. तो वो क्या है आगे देखते हैं. सो बेसिस एंड डायमेंशन. अब बेसिस अ मिनिमल सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर दैट स्पेन अ वेक्टर. ओके. डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर. बेसिस क्या है? एक मिनिमल सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स दैट स्पेन अ वेक्टर स्पेस. ओके. तो फिर डायमेंशन का जो उसका नंबर, यानी कि बेसिस क्या है? बेसिस आपका मिनिमम सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जो पूरा वेक्टर स्पेस को स्पेन करता है. तो डायमेंशन उसका नंबर हो जाएगा. एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर्स. इन मशीन लर्निंग बेसिस रिलेट टू द फीचर ऑफ प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट. Choosing the right basis simplifies data representation. Orthogonal basis proves computational efficiency. I hope it is clear to you. Basis and the dimension concept of the vector spaces. Next is orthogonality. ऑर्थोगोनलिटी की बात करें तो परपेंडिकुलरिटी. अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो ऑर्थोगोनल है. प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऑर्थोगोनल वेक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रिजर्व लेंथ और एंगल्स.
मशीन लर्निंग एप्लीकेशन पीसीए के प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में ग्राम स्किमेटिक प्रोसेस यूज़ होता है ऑर्थोगोनल बेसिस बनाने के लिए। एम्बेडिंग स्पेस में ऑर्थोगोनलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीचर्स इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। अगर हम लास्ट स्लाइड पर बात करें किसके बारे में, बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में, तो वहाँ पर हमसे मशीन लर्निंग में इसकी क्या एप्लीकेशन है उसको एक बार फिर से और देखते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें जो रह गई थी लास्ट स्लाइड में भी कुछ देख लेते हैं क्या है कि पीसीए में जो बेसिस वेक्टर निकलते हैं, आई आई थिंक आई हैव कवर दिस इज़ कवर्ड, कि हमने बात करी थी इसके बारे में। ओके ओके ऑर्थोगोनल बेसिस स्पेशल होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती हैं, रिडंडेंसी अवॉइड होती है। ओके, सो वी हैव कवर दिस टॉपिक बेसिस एंड डायमेंशन एंड ऑर्थोगोनलिटी आल्सो। एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट का जनरलाइज्ड फॉर्म है इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट एक तरीका है वेक्टर्स के बीच एंगल और लेंथ डिफाइन करने का। फॉर्मल यू वी को हम कैसे नोट कर रहे हैं, यू टी वी। और जनरल स्पेस में इनर प्रोडक्ट और भी एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशंस ले लेते हैं, जैसे हिल्बर्ट स्पेस में। मशीन लर्निंग में क्या रोल है, कोसाइन सिमिलरिटी, कर्नल मेथड, गॉसियन प्रोसेसेस और एडवांस्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स भी इनर प्रोडक्ट स्पेस पे बेस्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की मशीन लर्निंग। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती हैं जो प्रिजर्व करती हैं वेक्टर एडिशन को एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। एग्जाम्पल्स, रोटेशन मैट्रिक्स डेटा को रोटेट कराता है, स्केलिंग मैट्रिक्स फीचर्स को स्ट्रेच कराता है, श्रिंक कराता है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स डेटा को लोअर डायमेंशन में प्रोजेक्ट कराता है। एमएल में एप्लीकेशन हो ना, न्यूरल नेटवर्क लेयर्स के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस वी जो इसकी इक्वेशन होती है। डायमेंशनल रिडक्शन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। इमेज ऑगमेंटेशन में भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल हम कर चुके हैं रोटेशन, स्केलिंग एंड प्रोजेक्शन। नेक्स्ट बात करें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के बारे में, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में। तो लीनियर रिग्रेशन है ना, न्यूरल नेटवर्क्स एंड पीसीए, कोवेरियंस मैट्रिक्स का आइगन डिकम्पोजिशन जिसमें लेते हैं हम, एंड रिकमेंडेशन सिस्टम, ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स, क्लस्टरिंग, ईटीसी। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। एंड अबाउट द मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन की बात करें तो मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन मतलब एक मैट्रिक्स को सिंपलर मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में तोड़ना। टाइप्स क्या हो जाएंगे, एलयू डिकम्पोजिशन, क्यूआर डिकम्पोजिशन, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, एसवीडी। एमएल में इंपोर्टेंस क्या है, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में रेटिंग मैट्रिक्स को फैक्टराइज करके हिडन पैटर्न्स को फाइंड करना। डायमेंशनल रिडक्शन के लिए एसवीडी यूज़ होता है। डेटा कंप्रेशन और नॉइज रिडक्शन के लिए भी फैक्टराइजेशन काम करता है। अब आगे बात करते हैं हम डायमेंशनल रिडक्शन की। डायमेंशनल रिडक्शन मतलब फीचर्स की नंबर कम करना लेकिन इंपॉर्टेंट वेरिएंस प्रिजर्व करना। टेक्निक्स पीसीए, आइगन डिकम्पोजिशन ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिसेस, ऑटो इनकोडर्स, डीप लर्निंग वर्जन। बेनिफिट्स क्या हो जाएंगे, बेनिफिट्स हैं इसके ओवरफिटिंग कम करना, कंप्यूटेशन फास्ट होता है, विजुअलाइजेशन पॉसिबल होता है। एप्लीकेशन क्या है, एनएलपी एम्बेडिंग्स, इमेज कंप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, डेटा एनालिसिस। ओके, so we have covered the techniques of the dimension reduction, benefits of the dimension reduction and application also. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉमन लाइब्रेरीज इन पाइथन। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बोला था कि हम इस सेशन में थ्योरी, प्रैक्टिकल इंट्यूशन, साथ में लाइब्रेरीज एंड टूल्स जो हम यूज़ करते हैं इसमें वो भी देखेंगे। तो अब बात आती है कॉमन लाइब्रेरीज इन पाइथन की। तो प्रैक्टिकल टूल्स, नमपाई है ना, नमपाई एरेज और बेसिक लीनियर अलजेब्रा रूटीन्स के लिए, साईपाई एडवांस लाइनर अलजेब्रा स्पार्स मैट्रिसेस, साइकिट लर्न प्री प्रोसेसिंग एंड फैक्टराइजेशन टूल्स के लिए, टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च जीपीयू एक्सेलरेटेड टेंसर कंप्यूटेशंस के लिए, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए। ये लाइब्रेरीज इंटरनली ऑप्टिमाइज्ड ब्लास लैपैक रूटीन्स यूज़ करती हैं जो सुपर फास्ट होती हैं। ओके, now we have visualizing linear algebra. How to do this?
विजुअलाइजेशन लर्निंग में बहुत हेल्प करता है 2D और 3D प्लॉट्स, वेक्टर और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए, हीट मैप्स, मैट्रिक्स वैल्यूज़ विजुलाइज करने के लिए, वेक्टर फील्ड्स ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं, आइगन वेक्टर को विजुलाइज करने से पीसीए और वेरिएंस क्लियर होता है, टीचिंग और इंटरप्रेटेबिलिटी दोनों के लिए विजुलाइजेशन जरूरी है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू वाई विजुलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट इन लीनियर एल्जेब्रा। ओके, नाउ सो समरी की बात करें, समरी क्या थी इस सेशन की, वेक्टर रिप्रेजेंट, ओके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर सबसे पहले वेक्टर बारे में देखा हमने, है ना। ओके, अगर हम इसको एक लाइन में समराइज करें, क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फंडामेंटल मशीन लर्निंग डेटा रिप्रेजेंटेशन। ओके, operation like dot product, cross product and projection have geometric and machine learning applications. So in this slide we have put all the summary of this session, nothing more extra of about this session in this slide, just summary. Okay, so what is about next video? So before we closing this session, let's take a quick look at what's coming next in our applied and AI and ML course. In the upcoming video, we will shift our focus from linear algebra to the statistics and probability. Another fundamental pillar of the machine learning, we will cover topics like probability distribution, random variances, expectation and variance. Okay, these concepts will help us move beyond the deterministic model uh, to probabilistic one, enabling us to handle uncertainty, build probabilistic models, and connect directly to the Bayesian learning and inference. So if linear algebra gave us the structure, then the statistic and probability will provide the intuition to deal with the real world uncertainty. Okay, so these are the some graph जिसकी हमने help ली थी आपको समझाने के लिए। प्रोजेक्शन ऑफ, ये प्रोजेक्शंस के ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव द ग्राफिकल मटेरियल फॉर द रिप्रेजेंटेशन, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रोटेशंस के लिए जो यूज़ की थी मैट्रिक्स। सो with this we come to the end of the today's session on linear algebra essential for machine learning. I hope you were able to clearly understand the role of vectors and matrices, their operation, geometric interpretation and direct application of machine learning. Okay, remember learning the linear algebra is not just theory, it is the actual engine that derives algorithm like regression, PCA, embedding and even deep learning. Okay, and thank you so much for joining this lecture and stay tuned for our next module on the probability and the statistic. This is Siddharth signing off on the behalf of Good Sky Research Foundation, wishing you all the best in your journey to mastering AI and ML. Till then, keep learning, keep exploring, and thank you very so much.